अगर आप YouTube पे जाकर ये टाइप करते हैं कि डोंट डू एसआईपीज, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको कन्विंस करेंगी कि एसआईपी बुरी होती है और एसआईपीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये टाइप करते हैं कि एसआईपी कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इस प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कन्विंस करने की कोशिश करी जाएगी कि एसआईपी अच्छी होती है और यही एक वेल्थ क्रिएट करने का बेटर ऑप्शन है। तो इसमें सच्चाई क्या है, क्या एसआईपी करनी चाहिए या एसआईपी नहीं करनी चाहिए? तो पूरे डाटा प्रूफ के साथ आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ में एसआईपी के बारे में वो बातें भी बताने जा रहा हूं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छी तरह से अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, क्या एसआईपी करनी चाहिए या एसआईपी नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको पूरा डाटा प्रूफ दिखाने जा रहा हूं और ये डाटा नवंबर 2025 तक का है, यानी कि लेटेस्ट डाटा इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 इंडेक्स के एसआईपी रिटर्न्स। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने एक साल पहले ही एसआईपी करनी स्टार्ट करी होती तो उससे रिटर्न मिल चुके होते 17.23% के। और पिछले एक साल में आप देखोगे कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रही है, मार्केट क्रैश भी हुआ है, करेक्ट भी हुआ है और उसके बाद दोबारा रिकवर भी हुआ है। तो इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी एक एसआईपी इन्वेस्टर को एक साल में 17.23% के रिटर्न मिले। और 3 साल का डाटा देखें तो जी एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 14.20% के और 5 साल में 14.05% के, 7 साल में 15.66% के, 10 साल में 14.80% के और अगर हम 15 सालों का डाटा खंगाल के देखते हैं तो जी रिटर्न एनुअलाइज निकल के आते हैं 13.82% के। तो ये तो सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न है जो कि हमारी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 50 लार्ज कैप कंपनीज हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको निफ्टी 500 इंडेक्स के रिटर्न भी बताना चाहता हूं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन शामिल है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स ने अपने एसआईपी इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में रिटर्न बना के दिए 15.12% के और 3 साल के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है 15.35% के और 5 साल के 15.66% के, 7 साल के 17.44% के और 10 साल के 15.87% के। लेकिन अगर हम 15 सालों का डाटा खंगाल के देखते हैं तो ये रिटर्न निकल के आते हैं 14.90% के। तो ये जितना भी डाटा हमने खंगाला है ये सभी एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है। और अभी मेरे आपसे 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या एसआईपी करते टाइम किसी भी टाइम पीरियड में लॉस हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा क्वेश्चन, क्या एसआईपी में हमने जो रिटर्न्स देखे हैं ये हमारे इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर जो कि 5-6% के करीब होगी, क्या इसे बीट कर पाए हैं? तो इसका जवाब है 100% बीट कर पाए हैं जो कि हमें रिटर्न दिखा रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन, ये जो रिटर्न हमने देखे हैं क्या ये बैंक एफडी से बेटर हैं? तो यहाँ पर डाटा हमें यही दिखा रहा है कि ये बैंक एफडी से तकरीबन डबल रिटर्न है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये 14-15% के जो एनुअलाइज रिटर्न है हमने हिस्टोरिकली देखे हैं, क्या इन्हें जनरेट करने के लिए किसी इन्वेस्टर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, दिमाग लगाना पड़ा है या उसे किसी ने बेवकूफ बनाया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो सेबी इनको रेगुलेट करती है। अगर आप घर बैठे बैठे चंद मिनटों में ऑनलाइन एसआईपी शुरू कर सकते हैं या आपने शुरू की होगी तो पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 सालों में आपका पैसा दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा होगा। तो पिछला हिस्टोरिकल डाटा तो हमें यही बताता है कि 14-15% के एनुअलाइज रिटर्न तो बहुत ही इजीली आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे आने वाले सालों में भी ऐसे ही सेम रिटर्न जनरेट होंगे, क्योंकि हमारे पास पास्ट का डाटा है, फ्यूचर का डाटा नहीं। फ्यूचर का डाटा तो केवल ऊपर वाले के पास है और कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन पास्ट का डाटा हमें यही बता रहा है कि एसआईपी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है और पिछले 1 साल में हमने रिटर्न भी देखे हैं 17% के। तो जितने भी आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि एसआईपी बुरी होती है, एसआईपी नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको ये डाटा प्रूफ जरूर दिखाना और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ये डाटा शेयर करना और कहना भाई पिछले 1 साल में भी आप देखोगे तो काफी अच्छे रिटर्न आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले सालों में भी काफी बेटर रिटर्न आएंगे।
तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता और गारंटी लेना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप सही तरीके से एसआईपी करोगे तो पैसा बनेगा। सही तरीका क्या है इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा एसआईपी करते करते डूब गया और हमें तो यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे 2-3 रीजन हैं। वो क्या करते हैं कि 3 महीने का डाटा ले लेंगे या फिर उस टाइम पीरियड का डाटा ले लेंगे जिसमें एसआईपी रिटर्न नहीं बना और वो बोलेंगे कि मार्केट नीचे चला गया था इसलिए हमने एसआईपी रोक दी और हमें रिटर्न नहीं मिला। या फिर वो क्या करते हैं कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं किसी एक ही सेक्टर पर बनाए हुए फंड्स, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। तो एक ही सेक्टर में जब वो पैसा लगाते हैं तो वहां रिस्क की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हो सकता है एक सेक्टर काफी लंबे समय तक बिल्कुल रिटर्न बना के ना दे। तो ऐसी कंडीशंस में वो कहते हैं कि हमें तो कोई रिटर्न नहीं मिला, हमने तो एसआईपी करनी बंद कर दी। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने गलत तरीके से और गलत जगह एसआईपी की है जिसकी वजह से उन्हें रिटर्न नहीं मिले। तो एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा जिस तरह से किसी ने नहीं समझाया होगा। लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है जवंत सिंह और मैं पिछले कई सालों से अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहा हूं और इस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी वेल्थ को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएं और उसको संभाल पाएं। तो चलिए सीखते हैं एसआईपी करने का सही तरीका क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि एसआईपी कितनी अमाउंट की करनी है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन आते हैं कपिल शर्मा और कहते हैं मेरी 1 महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। तो रजवंत भाई मुझे ये बताओ कि मैं 1 लाख में से कितनी अमाउंट की एसआईपी कर दूं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कपिल भाई तुम्हारी 1 महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए की, तो तुम्हारा खर्चा कितना है? वो कहते हैं 1 लाख तो मेरी कमाई है और खर्चा हो जाता है तकरीबन 40,000 रुपए। तो मेरे पास 60,000 रुपए बचते हैं एसआईपी के लिए। तो क्या मुझे 60,000 रुपए ही एसआईपी में डाल देने चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 60,000 अगर आपकी बचत है तो आप महीने की 60,000 की ही एसआईपी कर दो। तो इसकी बजाय मैं कपिल भाई से पूछूंगा कि आप 1 महीने की एसआईपी अमाउंट कितनी कमिटमेंट कर सकते हैं। तो कमिटमेंट का मतलब होता है वो अमाउंट चाहे आंधी आए, तूफान आए, सरकार बन जाए, गिर जाए, वर्ल्ड वॉर लग जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी एसआईपी को नहीं रोकोगे। तो यहाँ पर एसआईपी के लिए कमिटमेंट करना बहुत ही जरूरी है और यही एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम एसआईपी अमाउंट को तय कर सकते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा यही बताता है कि बहुत सारे लोग जब मार्केट में कंडीशंस बदल जाती हैं तो वो एसआईपी छोड़कर पैसा निकालकर चले जाते हैं। तो अभी आपके सामने निफ्टी 50 का 26 सालों का हिस्टोरिकल डाटा है 2007 से लेकर 2026 तक का। तो अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी मार्केट कंडीशंस होती हैं जब लोग एसआईपी बंद करके पैसा निकाल के भाग जाते हैं। अगर हम 2020 की ही बात करते हैं तो उस समय जब पैंडेमिक आया था तो तकरीबन मार्केट 40% डाउन चली गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। और इसके बाद अगर 2008 की बात करते हो तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय मार्केट 60% तकरीबन गिर गई थी। तो उस समय बहुत सारे लोग एसआईपी छोड़कर भाग गए। और 2000 सन की जब हम बात करते हैं .com बबल के टाइम, तो भी ऐसी ही कंडीशन देखने को मिली। तो आपकी जो कमिटमेंट है वो तय होनी चाहिए कि हमें एसआईपी करनी है और तब तक करनी है जब तक हमारे गोल्स पूरे नहीं होते। और जो हिस्टोरिकल डाटा हमें यही बताता है कि लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स को कभी भी नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2000 में जो निफ्टी 890 पर थी वो अभी 24,000 पार कर चुकी है। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि एसआईपी कितने समय तक करनी चाहिए और किस तरह से एसआईपी को एलोकेट करना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कपिल शर्मा जी मुझे कहते हैं कि मेरे 3 लाइफ गोल्स हैं। पहला गोल है कि मुझे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आज से 10 साल बाद पैसा चाहिए और मेरा दूसरा गोल है कि मुझे 15 साल बाद एक घर बनाना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है और तीसरा गोल है कि मुझे 20 साल बाद रिटायरमेंट लेनी है जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर आराम से रह सकूं, उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। तो ये तीनों गोल्स हर एक इंसान के लिए वैलिड हो सकते हैं और जब तक आपके जी गोल्स पूरे नहीं होते तब तक आपकी एसआईपी कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। और जब
आपके गोल्स पूरे हो गए तब आप एसआईपी को रोक सकते हैं। और अब आप कहोगे रजवंत भाई मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल आज से 10 साल बाद का है, तो मुझे आज से कितनी अमाउंट की एसआईपी करके चलना चाहिए? तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भर भर के मिस्टेक्स करते हैं। तो मान लीजिए आप अपने बच्चों को कोई एडवांस कोर्स करवाना चाहते हैं, डिग्री करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आज साल 2026 में 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज से 10 साल बाद 2036 में भी 10 लाख ही खर्चा आएगा। ये खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। तो जी कितना बढ़ सकता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब आप गूगल पे सर्च करोगे इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, तो आपके सामने कई सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे जो कि 10 लाख रुपए की है, और इसके बाद हम इन्फ्लेशन रेट मान के चलते हैं 5% का। तो आप यहाँ इसे 4% भी मान सकते हैं, 6% भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मान के चलते हैं 5% का। तो आज से 10 साल बाद जो 10 लाख की वैल्यू है उसे हम निकालने वाले हैं। तो आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो आज से 10 साल बाद इन्फ्लेशन रेट को ऐड करने के बाद बन जाती है 16,28,000 रुपए। मतलब अगर आपको आज से 10 साल बाद अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलानी है तो उसके लिए 16,28,000 रुपए चाहिए होंगे। तो 16,28,000 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कितनी अमाउंट की एसआईपी करके चलना होगा? तो इसके लिए हमें एसआईपी कैलकुलेटर यूज करना होगा। जब भी आप गूगल पे एसआईपी कैलकुलेटर लिखोगे तो आपके सामने कई सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। तो आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो मैं जहां इस कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं और इसमें हम डाल देते हैं 8,000 रुपए की एसआईपी। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो पिछले हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मान के चलते हैं। जैसे निफ्टी के ही अगर हम पिछले 20-22 सालों के हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो जी 12% के करीब निकल के आते हैं। तो ये कोई अनरियलिस्टिक रिटर्न नहीं है। तो हम जहां एक्सपेक्ट करके चलते हैं 12% के एनुअलाइज रिटर्न, और 10 सालों का हमने टाइम पीरियड ले लिया है, तो 8,000 की मंथली एसआईपी और 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आज से 10 साल बाद एक्सपेक्टेड अमाउंट बन सकती है 17,92,000। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो अमाउंट हमारी नीड से ज्यादा बन गई, हमें तो 16,28,000 चाहिए थे, ये निकल के आते हैं 17,92,000। तो क्या हमें एसआईपी अमाउंट कम कर देनी चाहिए? यहीं पर लोग गलती करते हैं। लोग टैक्सेशन को कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन देखते हो तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई 9,60,000 की, और आपको प्रॉफिट हुआ 8,32,000 का। तो ये जो 8,32,000 का प्रॉफिट है इस पर आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि तकरीबन 1,04,000 के पास निकल के आता है। तो जब ये टैक्स वाली अमाउंट हम इससे माइनस कर देते हैं तो हमारी अमाउंट बच जाती है 16,88,000 रुपए। तो यहाँ पर हमारी नीड के हिसाब से ये अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो पहले रख के चलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है 12% की जगह पर 11.5% के एनुअलाइज रिटर्न हो जाएं, और जो महंगाई दर हमने लगाई है 5% की वो 6% हो जाए। तो इस तरह से कैलकुलेशन में हमें थोड़ी ज्यादा एसआईपी अमाउंट को बढ़ा के चलना पड़ता है, ताकि हमारी लाइफ गोल्स को टाइमली अचीव करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह से आप अपने हर एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए खुद कैलकुलेशन करके चल सकते हैं, या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देगा। तो यहाँ पर मैंने कपिल शर्मा के जो 3 लाइफ गोल्स हैं उनके लिए एजम्पशंस डाली हैं, जैसे एसआईपी अमाउंट और एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग गोल के हिसाब से। तो जी कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप मोटा मोटा आइडिया समझ सकें इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है। जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 8,000 महीना की एसआईपी और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के, और इसके बाद घर के लिए 15,000 की मंथली एसआईपी, 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न, और इसके बाद नंबर 3 पे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 20,000 महीना की एसआईपी और 14% के एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने मान के चले हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने गोल्स को लेकर इस तरह से कैलकुलेशन करके चल सकते हैं, और जब आप ये पूरी कैलकुलेशन लगा लोगे तब आपको हो सकता है एक प्रॉब्लम आ जाए जो कि बहुत सारे लोगों को आती है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल ली है कि हायर एजुकेशन के लिए 8,000 रुपए की एसआईपी, 15,000 की घर के लिए, 20,000 की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो ये टोटल बन जाता है 43,000 रुपए। लेकिन आपने कमिटमेंट किया है 40,000 रुपए का, तो ये जो 3,000 का गैप है ये फुलफिल कैसे होगा? इसे फुलफिल करने के लिए आपके साथ कोई जादू नहीं होने वाला, कोई आपकी लॉटरी नहीं लगने वाली। इसको फुलफिल करने का एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी आप स्क्रीन पे डाटा देखिए कि अगर हमें आज से 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो इसके लिए हमें एसआईपी अमाउंट 20,000 की हर महीने करके चलना होगा। लेकिन अगर आपके पास 20,000 नहीं है, मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो इस 10,000 से आप 20 सालों में 2 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे?
तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि जितनी अमाउंट आप इस साल हर महीने निवेश कर रहे हैं उसमें 10% का अगले साल इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 पे मंथली एसआईपी पहले साल करते हैं तो दूसरे साल उसमें 10% का इंक्रीज करके जो आता है 1,000 पे, तो आप 10,000 की बजाय 11,000 निवेश करते हैं और तीसरे साल आप 11,000 में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं जो बनता है 1,100 रुपए। तो टोटल अमाउंट बनती है 12,100 रुपए। तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000 और तीसरे साल 12,100 रुपए। तो इसी तरीके से अगर आप 10,000 मंथली एसआईपी से शुरू करते हैं और हर साल 10% की स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो केवल 10,000 से शुरू करने से ही आपका जो 2 करोड़ का 20 सालों का टारगेट है वो अचीव करने की पोटेंशियल बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है। प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि हर साल आपकी सैलरी थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ही। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और अपनी साइड इनकम जनरेट कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का प्रयास कीजिए ताकि आप 10% अपनी एसआईपी में हर साल इंक्रीज कर पाएं। और इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एसआईपी करनी कहाँ है। तो जब भी हम एसआईपी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है। लेकिन अगर आप केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को पसंद करते हैं तो वहां पर आपको सिंपल एसआईपी स्टार्ट करनी है जिसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को ऐड करके चलना है। तो यहाँ पर स्मॉल एंड मिड कैप का फोकस होगा रिटर्न्स को बूस्ट करना, लेकिन जो फ्लेक्सी कैप है उनमें ज्यादा पोर्शन होता है लार्ज कैप का जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन फंड मैनेजर्स को इनमें आजादी होती है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी मार्केट कैप में एलोकेशन को मार्केट अपॉर्चुनिटी देखकर बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आप इक्विटी के साथ साथ पोर्टफोलियो को और ज्यादा एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करके चलना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में करके भी चलना चाहिए रिस्क को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी एसेट क्लासेस ग्रोथ को संभाल लेती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार का पोर्टफोलियो कंसीडर कर सकते हैं जिसमें 25% तो इंडिया की इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल इक्विटी हो सकती है जिसमें यूएस के फंड्स हो सकते हैं और भी इंटरनेशनल फंड्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ गोल्ड एसेट क्लास को ऐड किया जा सकता है और चौथे नंबर पे सिल्वर एसेट क्लास को भी ऐड किया जा सकता है। बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एलोकेशन को कम ज्यादा करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से एसआईपी को चालू करना है और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्टेप अप एसआईपी का यूज करना है। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को टाइमली अचीव करने के लिए अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि एसआईपी से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।